आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। यह गीत एक समय हर एक की जुबान पर था और आज भी है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस बेहद लोकप्रिय गाने में मोहम्मद रफी के साथ किस गायिका ने गाया है? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आम लोग तो क्या, काफी संगीत प्रेमी और संगीत के जानकार गच्चा खा जाएंगे। इसी तरह आप इस गाने को सुनकर बताइए कि इस बेहद लोकप्रिय गाने में मोहम्मद रफी के साथ किस गायिका ने गाया है? तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी। इस गाने में किस गायिका की आवाज है? तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों गीत हैं जिनको सुनकर सुनने वाले कह देते हैं कि यह महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज है। जैसे इसी गाने को सुनिए। कभी होठों से मुझे भी बांसुरी बनाई। इस गाने को एक बार जब दूरदर्शन के चित्रहार में दिखाया गया तो गायिका के तौर पर लता मंगेशकर का नाम बताया गया था। ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। रक्षाबंधन का पर्व इस गीत के बिना अधूरा है, लेकिन आज तक लोग इस गाने को लता मंगेशकर का गाया हुआ बताते हैं। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। इसी तरह से रफी साहब ने राजकुमार में यह युगल गीत गाया था। तुमने पुकारा हम चले आए। लेकिन काफी लोग समझते हैं कि इस गाने में लता मंगेशकर ने रफी साहब का साथ दिया है। जान है तेरी पर ले आए रे, तुमने पुकारा रे। इस गाने को सुनकर तो काफी लोग कह उठेंगे कि रफी साहब और मुकेश साहब के साथ इस गीत को लता जी के अलावा कोई और गा ही नहीं सकता है। दिल ने फिर याद किया। ऐसे अनेक गीत हैं जो खूब लोकप्रिय हुए, लेकिन इस गाने को गाने वाले और इन गानों पर झूमने वाले भी यही समझते रहे कि इन्हें स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने गाया है। लेकिन दरअसल जो गीत लता मंगेशकर के गाए हुए प्रतीत होते हैं, वास्तव में उन गीतों को गाने वाली गायिका का नाम है सुमन कल्याणपुर। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने, अगर आप तुमसे मिलाई न हो, आज चाहे तू माने चाहे ना माने, के प्यार हर किसी से किया नहीं जाए। तेरे काली कलूटी की नखरे बढ़े, तेरे काली कलूटी दिल ने फिर याद किया। जी हाँ दोस्तों, यह नाम है बेहद सुरीली उस पार्श्व गायिका की जिन्होंने लता मंगेशकर के एकाधिकार के दौर में न सिर्फ अपनी एक सम्मानजनक पहचान बनाई, बल्कि उस दौर के लगभग सभी दिग्गज संगीतकारों के निर्देशन में और सभी दिग्गज गायकों के साथ गीत गाए। अखियों का नूर है तू, अखियों से दूर है तू। लेकिन शास्त्रीय गायन की अच्छी समझ, कर्णप्रिय आवाज और व्यापक रेंज जैसी सभी खासियतों के होते हुए भी उन्हें वह पहचान और जगह कभी नहीं मिल पाई जिसकी वह हकदार थी। इम्तिहान लेती है लोगों की जान। इस वीडियो में उसी प्रतिभावान गायिका की बात करने जा रही हूँ जिसे हिंदी फिल्म उद्योग ने कभी लता मंगेशकर की छाया से बाहर नहीं आने दिया। आप बने रहिए हमारे साथ। जब ढाका अविभाजित भारत का हिस्सा हुआ करता था, तब उसी ढाका में 28 जनवरी 1937 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बड़े बाबू शंकर राव हेमड़ी के यहाँ उनकी पहली संतान ने जन्म लिया। शंकर बाबू को 5 संतानें और हुई। उनकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो पाए, इसलिए शंकर बाबू परिवार के साथ 1943 में बम्बई शिफ्ट हो गए। सुमन का रुझान बचपन से ही पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ था।
जिसके चलते स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी आर्ट्स में की। वह पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन सुमन जी की आवाज की परख उनके पड़ोसी और पिता के दोस्त पंडित केशव राव भोले को हो गई। उन्होंने सुमन के पिता से सुमन को संगीत सिखाने की बात कही। पहले तो सुमन शौकिया ही संगीत सीखा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसमें उनकी रुचि बढ़ने लगी। संगीत को वह और गंभीरता से सीखने लगी। आने वाले सालों में सुमन ने उस्ताद खान, अब्दुल रहमान खान और गुरुजी मास्टर नवरंग जैसे दिग्गजों से भी संगीत की बारीकियां सीखी। सुमन जी के घर का माहौल हालांकि संगीतमय ही था, मगर किसी को भी बाहर गाने बजाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जब गुरु केशवराव भोले ने, जो उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे में म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, रेडियो पर गाने का प्रस्ताव दिया तो वह मना नहीं कर सकी। यह पहली बार था जब सुमन जी की आवाज चार दीवारी के बाहर सुनने वालों के कानों तक पहुंची थी। जल्द ही सुमन जी को फिल्म में गाने का ऑफर भी मिल गया। यह फिल्म थी 1953 में रिलीज हुई मराठी फिल्म शुक्राची चंदानी। फिल्म जब थिएटर में चली तो दर्शक दीर्घास में बैठे जाने माने डायरेक्टर शेख मुख्तार के जहन में फिल्म से ज्यादा फिल्म के गीत रह गए। सुमन की आवाज की कोमलता से प्रभावित होकर उन्होंने सुमन को उनकी आने वाली फिल्म मंगू में 3 गाने ऑफर कर दिए। फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे मोहम्मद शफी। सुमन ने तीनों गाने खूबसूरती से गाए और फिल्म रिलीज का इंतजार बेसब्री से करने लगी। लेकिन रिलीज से पहले किसी कारणवश फिल्म के म्यूजिक की जिम्मेदारी मोहम्मद शफी की जगह ओपी नैयर को सौंप दी गई। नैयर साहब ने सुमन जी के गाए 3 गानों में से सिर्फ एक गाने को ही फिल्म में जगह दी। इस बात से उन्हें थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन फिर सोचा चलो फिल्म में कम से कम एक गाना तो रखा गया। और इस तरह 1954 में रिलीज हुई मंगू के गीत कोई पुकारे धीरे से तुझे से सुमन कल्याणपुर की हिंदी फिल्मों का सफर शुरू हुआ। मंगू से शुरू हुए फिल्मों में गाने के सफर ने आगे खूब रफ्तार पकड़ी। इसी साल फिल्म दरवाजा में सुमन ने तलत महमूद के साथ अपना पहला डुएट गाया। तलत महमूद जैसे कद वाले सिंगर के साथ गाना गा सकने पर सुमन पर इंडस्ट्री की नजर घूमी। भविष्य में सुमन कल्याणपुर जी ने हिंदी मराठी फिल्मों में 1000 के आसपास गाने गाए। हिंदी मराठी के अलावा गुजराती, मैथिली, तमिल, भोजपुरी, पंजाबी जैसे कई भाषाओं में भी गाने गाए। उनके गाए नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, दिल ने फिर याद किया, चांद तकता है इधर जैसे ढेरों सदाबहार गीत आज भी खूब सुने जाते हैं। मगर इतना तुम्ही से कर बैठे। हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में गोल्डन एरा माने जाने वाले दौर में हालांकि एक से बढ़कर एक गायक थे, लेकिन फीमेल गायकी में मंगेशकर बहनों और खास तौर पर लता मंगेशकर का एक छत्र राज चलता था। लता जी की डिमांड ऐसी थी कि उस दौर में भी लता जी एक गाना गाने के 100 रुपए लेती थी। बिजी स्केड्यूल और महंगी फीस के चलते लता जी तक सिर्फ कुछ ही बेहद बड़े प्रोड्यूसर्स पहुंच पाते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स को उनकी डेट्स नहीं मिलती थी और कुछ उनकी महंगी फीस की वजह से उनके पास जाते ही नहीं थे। ऐसे दौर में हूबहू लता मंगेशकर की आवाज वाली सिंगर मिलना छोटे प्रोड्यूसर्स के लिए खजाना मिलने से कम नहीं था। परिणाम स्वरूप सुमन कल्याणपुर जी के पास कम बजट की फिल्मों का तांता लग गया। एक तरीके से इंडस्ट्री को दूसरी लता मिल गई थी। कहा जाता है कि ये बात लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उनकी आवाज लेकर आगे बढ़े। कहते हैं कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर से कह भी दिया था कि अगर वो सुमन के साथ काम करेंगे तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। साल 1958 में मुंबई के एक व्यवसायी रामानंद कल्याणपुर से सुमन का विवाह हुआ
और वो सुमन हिमाड़ी से सुमन कल्याणपुर बन गई। 1960 का दशक सुमन जी के लिए बेहद व्यस्तताओं भरा रहा। असल में 1960 के करीब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच गानों की रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया, जिस कारण दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने को मना कर दिया। ऐसे में मोहम्मद रफी के साथ डुएट गाने वाली गायिका की तलाश शुरू हुई और यह तलाश आकर थमी सुमन कल्याणपुर जी के पास। पब्लिक में भी मोहम्मद रफी और सुमन के गाए गाने खूब चल निकले। शायद उस वक्त किसी को एहसास ही ना हुआ हो कि जिस आवाज को वो सुन रहे हैं वो लता मंगेशकर की नहीं है। अगर आप तुमसे जान चली जाए जिया नहीं जाए। मम्मी तेरी अच्छी है, कितनी भोली भाली है। पापा भी तो अच्छे हैं, कितने प्यारे प्यारे। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। निगाहों से मुझको गिरा तो ना दोगे। पॉपुलर डिमांड के चलते सुमन कल्याणपुर ने रफी साहब के साथ 140 से ऊपर गाने गाए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। कहीं हमने मिलाई है निगाहें। तुमसे भी हंसी है तुम्हारा ये बहाना। पर ले आए रे, तुमने पुकारा और हम चले आए। बाद में जब रफी साहब और लता जी के बीच मनमुटाव खत्म हो गया और जब दोनों ने एक साथ गाना शुरू कर दिया, तब फिर से सुमन कल्याणपुर पार्श्व में चली गई। इसके अलावा 1970 के दशक में नए संगीतकार और गायक गायिकाएं आने लगे, तब सुमन कल्याणपुर की व्यस्तताएं कम होती चली गईं। साल 1981 में बनी फिल्म नसीब का जिंदगी इम्तिहान लेती है उनका आखिरी रिलीज गीत साबित हुआ। लोगों की जान लेती है। सुमन कल्याणपुर ने जाने माने रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अपने ऊपर लता जी के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर कहा था, मैं उनकी आवाज से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। कॉलेज में मैं उनके गाने गाती थी। मेरी आवाज नाजुक और काफी पतली थी। मैं क्या करती? उस वक्त रेडियो चलते थे जिसमें कभी सिंगर का नाम अनाउंस नहीं होता था, उस कारण और कंफ्यूजन होता था। श्रेया घोषाल की आवाज भी पतली है, लेकिन क्या अब ऐसा धोखा हो सकता है? वो दौर अलग था, लेकिन मैं और लता जी अच्छे दोस्त थे। लेकिन सच कहा जाए तो हालांकि लता मंगेशकर के साथ साम्यता होना सुमन कल्याणपुर के लिए नुकसानदेह भी रहा। उनके करियर को वो ऊंचाई नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। मेरे दिल को ना दुखाना, जरा तुम भी चले आना। 2010 में महाराष्ट्र सरकार ने सुमन कल्याणपुर जी को लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा। आज के दौर में जहां क्रेडिट के हक की मांग सब कर रहे हैं, लेकिन सुमन जी ने कभी ये मुद्दा नहीं बनाया कि उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक शोहरत नहीं मिली। दुखद बात यह है कि अब तक किसी म्यूजिक अवार्ड शो ज्यूरी की भी नजर सुमन जी के इंडस्ट्री में योगदान पर नहीं गई है। अब ज्यादातर लोगों ने सुमन कल्याणपुर को भुला दिया है। उन्होंने भी बाहरी दुनिया से अपना संपर्क काट लिया है। पहले वो मुंबई में खार वेस्ट की आनंद कुंज नाम की बिल्डिंग में रहती थी। उनके पति का निधन कई साल पहले ही हो चुका है और अब वह खार वेस्ट में ही रोड नंबर 12 पर अपनी शादीशुदा बेटी चारू अग्नि के साथ रहती हैं। साल 2010 में एक दो समान समारोहों में जरूर नजर आई, जिसमें एक समारोह महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित लता मंगेशकर पुरस्कार समारोह था, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया था। लेकिन बाहरी लोगों से उनका संपर्क अब लगभग खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि अब वह किसी से फोन पर भी बात करना नहीं चाहती हैं। तो दोस्तों, आप सुमन कल्याणपुर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको सुमन कल्याणपुर का गाया कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही।
यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।